वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज की इस इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल पे टीसीएस की। इनकम टैक्स में आने वाला है एक बहुत ही बड़ा बदलाव 1 अक्टूबर 2020 से, और इसके अंदर जो है नया सर्कुलर जारी किया गया है सीबीडीटी की तरफ से, और इसमें क्लैरिफाई किया गया है बहुत सारे ऐसे इश्यूज रिप्रेजेंटेशन जो डिपार्टमेंट को यहाँ पे रिसीव हुई है कि जो नया सेक्शन है सेक्शन 194O उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, टीसीएस जो है वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा, अगर इंडिविजुअल को सेल करते हैं तो कितनी रेट पे कलेक्ट होगा, क्या कंडीशंस है, क्या लिमिट है, या आप कोई अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर आप सेल करते हैं तो क्या लिमिट रहती है, और किस पे आपका टीसीएस जो है वो यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। और भी सारे इश्यूज जैसे कि अगर आप मोटर व्हीकल की सेल करते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी टीसीएस के अंदर नया प्रोविजन है, तो उसके लिए भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि कब यहाँ पे सेक्शन 194 की एप्लीकेबिलिटी होगी, 194O की एप्लीकेबिलिटी होगी, और कैसे अदर सेक्शन जो कि टीडीएस के सेक्शन है उनकी एप्लीकेबिलिटी होगी। तो आज ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नया सर्कुलर आया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट बातें तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैक्स साथी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पे मैं ऐसे वीडियोस की पीपीटी और पीडीएफ शेयर करती हूँ। साथ में आप सब जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 17/2020 को, और ये सर्कुलर जो है जारी किया गया है गाइडलाइंस के रूप में। गाइडलाइंस जारी की गई है सेक्शन 194O की सब सेक्शन 4 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए, साथ में सेक्शन 206 सी के 1 के आई की पावर को एक्सरसाइज करते हुए। इसमें सबसे पहले बताया गया जो सेक्शन 194O है वो आपका इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2020 से। ये नया सेक्शन है जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 से इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बताया गया कि आपको 1% का टीडीएस जो है डिडक्ट करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर कब डिडक्ट करेगा, जो ग्रॉस अमाउंट है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ की जो कि फैसिलिटेट हुए हैं यहाँ पे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म के जरिए। और इसमें जो है एग्जम्पशन भी दिया गया जिसमें बताया गया कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन को फुलफिल करने के बाद जो है उनको एग्जम्पशन यहाँ पे दी गई है। और ये डिडक्शन कब होगी, ये डिडक्शन होगी जब ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी बुक के अंदर एंट्री करता है या उसको एडवांस के अंदर पेमेंट रिसीव होता है। तो दोनों ही सिनेरियो में जो सबसे पहले सिनेरियो होगा, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो पेमेंट रिसीव हो, तो उसमें आपका उस टाइम पे आप वो टीडीएस यहाँ पे जो है वो डिडक्ट करेंगे। अब बात आती है फाइनेंस एक्ट 2020 से एक और नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें इंसर्ट हुआ सेक्शन 206C के सबसेक्शन 1H के रूप में। इसमें जो सेलर है वो 1 अक्टूबर 2020 ये इफेक्टिव हो गया है ये नया सेक्शन। तो यहाँ पे सेलर जो रिसीव करता है अमाउंट जो कि कंसिडरेशन है सेल कंसिडरेशन फॉर द गुड्स की सेल के केस में, और इसमें चाहे एग्रीगेट वैल्यू को ले या इंडिविजुअल वैल्यू को ले, पूरे साल के अंदर अगर वो अमाउंट एक्सीड करता है 50 लाख रुपीज से, तो आपको यहाँ पे जो बायर है यहाँ पे सेलर को जो है 0.1% का जो है वो यहाँ पे सम जो है टीसीएस कलेक्ट करना होगा, जहां पे सेल कंसिडरेशन जो है एक्सीड करता है 50 लाख रुपीज से। अब बात आती है यहाँ पे ये गाइडलाइंस क्यों जारी की गई है। तो गाइडलाइंस इसलिए जारी की गई है क्योंकि यहाँ पे सीबीडीटी को जो है पावर दिया गया है कि अगर कोई भी डिफिकल्टीज होती है, कुछ भी रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे रिसीव किए जाते हैं बोर्ड की तरफ से और डिफिकल्टीज आती है, तो उन डिफिकल्टीज को क्लियर करने के लिए इसी पर्पज से जो बोर्ड है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल बोर्ड है यानी कि सीबीडीटी जो है उनको ये पावर दिया गया है सेक्शन 194O के सब सेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 206C के सब सेक्शन 1 के आई के अंदर ये पावर है कि सेंट्रल बोर्ड चाहे तो यहाँ पे जो है गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। तो गाइडलाइंस यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 के अंदर जारी की गई है जिसमें बताया गया
कि अगर आपकी एक्सचेंजेस का केस है और वहां पे वेरियस ट्रांजैक्शन होते हैं तो क्या ये दोनों सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो इसके लिए बताया गया कि ये प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है सेक्शन 194 ओ को और सेक्शन 2061 एच को इम्प्लीमेंट करना वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, क्लियरिंग हाउस के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट जो है बायर और सेलर के बीच में नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है क्लेरिफिकेशन के रूप में बताया गया कि ये दोनों ही सेक्शन जो है ये आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर वो ट्रांजेक्शन होते हैं ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और क्लियर्ड एंड सेटल्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो यहाँ पे चाहे नेशनल है या इंटरनेशनल है, दोनों ही केस में ये सेक्शन जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होगा अगर सिक्योरिटीज और कमोडिटी में जो ट्रेडिंग होती है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा होती है। साथ में यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि ट्रांजेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 21 ऑफ CERC। तो उसके केस में भी आपका इन दोनों ही केसेस के अंदर आपका यहाँ पे जो है सेक्शन 194 ओ और 206 सी 1H जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। बाद में यहाँ पे जो है फॉर द पर्पस के लिए यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन जो है चाहे वो रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की हो, स्टॉक एक्सचेंज की हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की हो, तो इनको डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं हम पेमेंट गेटवे की। पेमेंट गेटवे, अब जब हम यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पेमेंट करते हैं या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू परचेज करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 194 ओ की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो ट्वाइस हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जब जो बायर है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू परचेज कर रहा है तो उसमें यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसमें बताया गया कि एक बायर है जो गुड्स परचेज करता है 1 लाख रुपए का ई कॉमर्स वेबसाइट XYZ से और जो पेमेंट करता है वो पेमेंट करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा, यहाँ पे पेमेंट करता है ABC पे। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर सेक्शन 194 ओ की एप्लीकेबिलिटी आती है। तो इस केस में जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के द्वारा यहाँ पे गाइडलाइंस के द्वारा क्लियर किया गया कि ये जो सेक्शन 194 ओ की एप्लीकेबिलिटी आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है XYZ जो कंपनी है ई कॉमर्स ऑपरेटर की उसको यहाँ पे डिडक्ट करना है सेक्शन 194 ओ पे TDS, और यहाँ पे जो ABC जो कि पेमेंट गेटवे है उसकी कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अब बात आती है इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर के रूप में। जब यहाँ पे कोई भी पर्सन इंश्योरेंस परचेज करता है इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा तो उसमें उसका जो रिलेशन होता है इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा होता है और इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस एजेंट के साथ होता है। तो इस केस में यहाँ पे बताया गया है कि जब 1 साल के बाद दूसरे साल के अंदर अगर बायर जो है डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करता है और उसमें बीच में जो है इंश्योरेंस एग्रीगेटर इंश्योरेंस एजेंट का कोई रोल नहीं होता तो क्या इंश्योरेंस एजेंट पे लाइबिलिटी आएगी सेक्शन 194 ओ के अंदर TDS डिडक्ट करने की उन सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया गया है जिसमें बताया गया कि सब्सिक्वेंट ईयर to the first year if the insurance agent and aggregator has no involvement in the transaction between the insurance company and the buyer of the insurance policy, he would not liable to deduct section 194 ओ के अंदर TDS। तो TDS जो है वो इंश्योरेंस एजेंट को नहीं डिडक्ट करना है, इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट करेगी। साथ में यहाँ पे जो है इंश्योरेंस कंपनी उस पर भी TDS डिडक्ट करेगी जो कमीशन यहाँ पे हो रहा है इंश्योरेंस एजेंट को सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर। उसके बाद आती है थ्रेशोल्ड जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो थ्रेशोल्ड हमने यहाँ पे देखा बहुत सारी थ्रेशोल्ड है। पहली थ्रेशोल्ड है आपके 5 लाख रुपीस के इंडिविजुअल और HUF के केस में जिन्होंने यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड जो है फर्निश किया है। तो इस केस के अंदर जो ग्रॉस अमाउंट है आपका वो आपका
यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट जो है कैसे कैलकुलेट होगा। दो ये सेक्शन जो है वो आपका 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रॉस अमाउंट, जो एग्रीगेट अमाउंट 5 लाख का लिया जाएगा वो 1 अप्रैल 2020 से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर पूरे साल के अंदर आपका अमाउंट जो है एक्सीड कर जाता है 5 लाख रुपीज से, तो उस केस के अंदर आपको जो है यहाँ पे टीडीएस की डिडक्ट करना होगा सेक्शन 194 ओ के अंदर। अब बात आती है 206C1H के अंदर, जहां पे आपको सेल कंसिडरेशन जो है वो आपको रिसीव होता है 1 अक्टूबर या उससे बाद में। तो इसमें बताया गया कि जब आपको सेल कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है, ऑल सेल कंसिडरेशन को कंबाइन करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, अगर आपको यहाँ पे वो अमाउंट जो है एक्सीड करता है 50 लाख रुपीज से, तो जो आपका सेल कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ है 1 अक्टूबर 2020 के बाद से, उस पर आपको टीसीएस जो है 0.1% यहाँ पे कलेक्ट जो है वो करना होगा। तो सेम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर बात आती है मोटर व्हीकल के केस में। तो मोटर व्हीकल के लिए टीसीएस जब एप्लीकेबल होता है तो उसके लिए जो सेक्शन है सेक्शन 206C1F, जिसमें क्लियरली स्टेट किया गया है कि अगर आपका सेल ऑफ मोटर व्हीकल के केस में वैल्यू एक्सीड करता है 10 लाख रुपीज, तो आपका यहाँ पे टीसीएस जो है कलेक्ट किया जाएगा। अब बात आती है कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि 206C के 1H सेक्शन के अंदर सेल ऑफ गुड्स जो है वर्ड यूज किया गया है, तो इसमें जो गुड्स है वो कवर्ड करता है सेक्शन 194F के अंदर, जो कवर्ड है मोटर व्हीकल उसको भी। तो अब इसमें भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया, जिसमें बताया गया, यहाँ पे गाइडलाइंस जारी की गई कि जहां पे रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फ्रॉम ए डीलर आर सब्जेक्ट टू टीसीएस अंडर सेक्शन 194 सेक्शन 206C1H के अंदर, तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया जो 10 लाख की लिमिट है, जब वो इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है या एंड कंज्यूमर होता है, वो परचेज करता है, तो 10 लाख की लिमिट वहाँ पे एप्लीकेबल है। लेकिन अगर डीलर का केस है और वो एक से ज्यादा यहाँ पे गुड्स जो मोटर व्हीकल है वो परचेज करता है और उसका एग्रीगेट अमाउंट अगर आपका 50 लाख से ऊपर है, तो इस केस के अंदर आपकी 10 लाख की लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वो जो उसको ब्रॉडर सेंस में अगर उस केस को देखा जाए तो वो केस कवर होता है सेक्शन 206C1H के अंदर। तो टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे होगी। डीलर के केस में सेक्शन 206C1H लगेगा और 1F जब लगेगा जब आपका इंडिविजुअल एंड यूजर आपका कस्टमर होता है। सेल टू कंज्यूमर के केस में आपका यहाँ पे जो है 10 लाख का लिमिट अप्लाई होगा और यहाँ पे 206(1)H के अंदर आपका जो टीसीएस है जो वो आपका अप्लाई नहीं किया जाएगा और यहाँ पे लिमिट भी जो है वो डिफरेंट दी गई है। साथ में यहाँ पे बताया गया जो 206C1H है सेक्शन तभी अप्लाई होगा अगर उस पे सेक्शन 206C1F यानी कि जो 10 लाख की लिमिट वाला सेक्शन है वो आप पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब बात आती है सेल रिटर्न के केस में। तो सेल रिटर्न के लिए यहाँ पे क्लियरली स्टेट किया गया जो 206C है 1H यानी कि जो सेलर को जो सेल कंसिडरेशन रिसीव होता है उस पे जब टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है तो यहाँ पे उस केस के अंदर सीधा बताया गया अगर आपका सेल रिटर्न है, डिस्काउंट का केस है, इनडायरेक्ट टैक्स का केस है, तो जब आपको सेल कंसिडरेशन रिसीव होगा उस पे ही आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो चाहे वो नेट ऑफ रिटर्न हो, डिस्काउंट हो या आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल कंसिडरेशन पे ही आपको यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करना है। फिर बात आती है यहाँ पे फ्यूल जो है आपने सप्लाई किए हैं नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस को, तो इस केस में आपका जो है आपकी एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 206C1H की यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी अगर फ्यूल सप्लाइड है नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस को एट द एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये सेक्शन नहीं अप्लाई होगा। तो इस तरह से हमने ब्रीफली पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है इस सर्कुलर को। आशा है आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, वेरियस इश्यूज आपके रिजॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी टॉपिक अगर आपको जानना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप, स्पेसिफिक क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड, जय हिंद।